मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी अगर किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास हम चेक करें तो हमें वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यानी एक करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। और हमने एम्पियर सर्किटल लॉ भी पढ़ा था, वो भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिलेट करता है। और इसके पहले पढ़ा था हमने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एम्पियर सर्किटल लॉ और फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ये सारी चीज़ें यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अभी तक हम पढ़ रहे थे। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से करंट का इंड्यूस होना, एक्चुअली ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर सर्किट कंप्लीट किया तो करंट भी हमें मिल जाता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। तो अगर इन सारी बातों को समराइज करें 4 इक्वेशंस में, तो एक तो है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या लिखते थे? E डॉट ds, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, तो ये आ जाता है 0। मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स अगर हम निकालें क्लोज सरफेस के लिए तो वो आ जाता है 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज्ड लूप में अगर इंटीग्रेशन करें, यानी कि लाइन इंटीग्रेशन, इनको क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रेशन। ये सरफेस इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि इतना होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो कि 0 होगा। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर करते हैं तो वो आता है 0, और अगर हम लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करते हैं यानी B डॉट dl, जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ से पता चलता है, वो आता है म्यू नॉट I नेट। यहाँ तक हमने पढ़ाई कर ली, ठीक है। अब इन चीज़ों को अगर ध्यान से देखें, ये सब हटा देते हैं, ओके। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखें तो ये क्या है? फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये हमें बताती है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, जो कि हमें गॉस लॉ से पता चलता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ये भी गॉस लॉ इसको बोल सकते हैं, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये आ जाता है 0। यानी क्लोज्ड सरफेस में अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो 0 आएगा। और यहाँ पर हमने किया है लाइन इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है 0 और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वैल्यू आती है। इसको बोलते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। तो ये सारी पढ़ाई हमने ही नहीं की है, पुराने ज़माने में भी लोग कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें स्टडी कर रहे थे 1840 के आसपास, 40-50 के आसपास। मैक्सवेल नाम के एक व्यक्ति थे, वो भी इन चीज़ों को स्टडी कर रहे थे। इनका नाम था मैक्सवेल, J.C. मैक्सवेल। ये एक्चुअली मैथमेटिशियन थे, ठीक है, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, J.C. मैक्सवेल। ये भी इन सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ये जो इक्वेशंस है। पहले क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग पढ़ा जाता था, इलेक्ट्रिसिटी को अलग माना जाता था। फिर जब फैराडे ने डिस्कवरी की कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए, तो फिर उसके बाद में पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में रिलेशन है। यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद मैक्सवेल ने जब इन चीज़ों पर स्टडी किया तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा ऑब्जर्वेशन उन्हें देखने को मिला। जब उन्होंने ये देखा, इस वाले इक्वेशन को, पर्टिकुलरली इस वाले इक्वेशन को, उन्होंने इसमें कुछ इनको अजीब सी चीज़ दिखाई दी। वो क्या दिखाई दिया? सपोज एक कैपेसिटर हम लेते हैं, ये कैपेसिटर लिया और इसको हम एक सर्किट से जोड़ देते हैं, सपोज एक बैटरी से, सेल से इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक करंट फ्लो होगी, और ये करंट सडनली अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुँचती है, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। यानी कि यहाँ पर जब चार्ज आ रहा है, ऐसे कैपेसिटर प्लेट्स पर चार्ज आ रहा है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि उसमें 1 घंटा लगेगा,
हमारे हिसाब से वो स्विच ऑन करेंगे तुरंत ही हो जाएगा, बट थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये अचानक से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, पर ध्यान दें कि कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है फिर यहाँ करंट फ्लो नहीं होती है। अगर हमने बैटरी या सेल से कनेक्ट कर रखा है तो कैपेसिटर के फुल चार्ज होने के बाद यहाँ पर कोई करंट नहीं होगी, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या खास बात दिखाई दी, अगर हम बैटरी के बजाय यहाँ पर कनेक्ट करें अल्टरनेटिंग सप्लाई, अगर यहाँ अल्टरनेटिंग सप्लाई से हम इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। अगर अल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्ट किया तो अल्टरनेटिंग सप्लाई में तुम्हें पता है कि एक बार इधर हाई पोटेंशियल होगा और इधर लोअर, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ जो चार्ज का फ्लो है वो कंटिन्यूअस, पहले ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, यानी यहाँ पर कंटिन्यूअसली, भले ही डायरेक्शन चेंज हो रही हो लेकिन यहाँ पे चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअसली मेंटेन रहेगा, यानी कि ये जो कनेक्टिंग वायर है इसमें करंट का फ्लो होता रहेगा। और दूसरी बात है, यहाँ जो चार्ज है, ठीक है, वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे नॉट चार्ज, वी कैन से करंट, करंट की वैल्यू यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट होती है। ये हमने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट की वैल्यू टाइम पर डिपेंडेंट है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया इस तरह से कि कैपेसिटर को अगर हम एक टाइम वायरिंग करंट वाले सोर्स से कनेक्ट कर दें, जैसे कि एसी में होता है, इसको हटा देते हैं, तो मैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने इसे एसी सोर्स से जोड़ा हुआ है। एसी सोर्स से क्यों जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली करंट का फ्लो मेंटेन रहे और वो टाइम डिपेंडेंट है। तो इसमें आगे क्या सोचा मैक्सवेल ने कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके सराउंडिंग में अगर हम एक क्लोज लूप लें और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, तो इस इक्वेशन 4th नंबर इक्वेशन की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर चीज़ यानी एम्पियर सर्किटल लॉ उन्होंने कैपेसिटर के केस में अप्लाई करने की कोशिश की। कैसे, यहाँ पर ये जो कंडक्टिंग वायर है इसके पास में यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट लिया, मान लो कि P पॉइंट है, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि P पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक क्लोज लूप कंसिडर करो, क्लोज लूप कंसिडर कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन किस डायरेक्शन में करना है, करंट के डायरेक्शन में। ये सब एम्पियर सर्किटल लॉ में डिस्कस हुआ था कि अगर ऐसे करंट है तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो ये जो फिंगर्स जिस तरह से कर्ल हो रहे हैं यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने लूप कंसिडर किया, करंट का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखें तो वो कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा, यानी कि हम इस लाइन के अलॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रही है और एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। आई नेट का मतलब इस लूप को थ्रेडिंग करके, यानी कि उसको पेनिट्रेट करके कितनी करंट जा रही है, इस इक्वेशन के हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमने किया भी था एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन में। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैक्सवेल ने और आगे सोचा, क्या सोचा कि ये जो लूप है, जो लूप यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है, एक लाइन, एक सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, इस लूप के यानी कि इस सर्कल के जो सर्कल का जो थिकनेस है उसके बारे में एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ भी नहीं कहा गया है। देखो, कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारा ये एक वायर था, ये ऐसे वायर था, हम इसके चारों ओर ऐसे एक लूप बनाते हैं, ये हमने लूप बना दिया। ठीक है, ये एक पतले लाइन जैसा हमें लूप दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इस लूप की थिकनेस बढ़ा दें, मतलब यहाँ पे हम एक मोटा सा लूप बनाए, ऐसे एक हमने थिक लूप बनाया एक पतले लाइन की बजाय, तो इस लूप के हर पॉइंट पर अभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स की कैलकुलेशन इसी इक्वेशन से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि लूप का जो एरिया है
उसको क्रॉस करके कितनी करंट जा रही है। तो अगर हमने लूप की थिकनेस बढ़ा भी दी, यानी पतले वायर की बजाय अगर हमने मान लो यहाँ पे मोटा बैंगल जैसा यूज कर लिया, तो भी इस आई नेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी करंट उतना ही इस एरिया को क्रॉस करके जा रहा है। ऐसे ही लूप की थिकनेस और बढ़ा दो, हम इतना बड़ा हॉलो सिलेंडर जैसा ले लें, लूप की बजाय एक हॉलो सिलेंडर ले लिया, अब भी आई नेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस हॉलो सिलेंडर के इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट सभी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड सेम ही आएगा। लेकिन अगर यही चीज हम यहाँ पर करते हैं, जो डायग्राम दिखाई दे रहा है कैपेसिटर वाला, इसमें अगर यही चीज करते हैं तो मान लो कि लूप का थिकनेस बढ़ाते बढ़ाते हमने इतना कर दिया कि कैपेसिटर की एक प्लेट इस लूप के अंदर आ रही है, इतनी हमने लूप की थिकनेस बढ़ा दी, एक हॉलो सिलेंडर जैसा ले लिया और इतना बढ़ा दिया कि कैपेसिटर की एक प्लेट इस लूप के अंदर आ गई। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर मान लो एक दूसरा पॉइंट ले लिया हमने, सपोज ये P1 था, ये P2 था, तो P1 के लिए तो ये वाली इक्वेशन सही है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि इधर I करंट एंटर कर रही है, और इस इक्वेशन की हेल्प से हम B डॉट डी एल करके मैग्नेटिक फील्ड एट P1 कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट पॉइंट P2? P2 जहाँ पर है वहाँ पर भी पुरानी वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी जो एम्पियर सर्किट लॉ बताया गया था उसके अकॉर्डिंग P2 पर भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होना चाहिए जितना P1 पर था, क्योंकि ये वही लूप है, सिर्फ हमने उसकी थिकनेस को बढ़ा दिया है। ठीक है, यानी P2 पॉइंट पर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग जो हम इक्वेशन लिखें B डॉट डी एल, P1 पॉइंट के लिए तो सही है, म्यू नॉट आई, आई टी मान लो, आई टी का मतलब है टाइम वेरिंग करंट, टाइम के साथ जो करंट चेंज हो रही है, ठीक है, वो है आई टी। तो फॉर पॉइंट P1 नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट दिस इक्वेशन, यानी एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बट इफ वी राइट इक्वेशन फॉर पॉइंट P2, इस पॉइंट के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, अब यहाँ जो लिखते हैं आई नेट, उसकी जगह पे क्या लिखोगे, क्योंकि P2 पॉइंट के लिए जो हमने इस सरफेस को देख रहे हैं, क्लोज लूप को देख रहे हैं, तो इधर ना तो कोई करंट एंटर कर रही है और ना ही कोई करंट बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर आई नेट की वैल्यू क्या लिखी जाएगी। ये ऑब्जर्वेशन मैक्सवेल ने किया कि यहाँ पर अब आई नेट की वैल्यू क्या लिखेंगे। P1 पॉइंट के लिए तो सही है, वहाँ दिखाई दे रहा है कि आई करंट यहाँ पे एंटर कर रही थी, आई टी करंट कह लो, जो टाइम वेरिंग करंट थी वो यहाँ एंटर कर रही थी, तो ये इक्वेशन हमने बना दी। लेकिन P2 पॉइंट के लिए आई नेट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तो करंट है ही नहीं, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में तो वैक्यूम है, वैक्यूम है, वहाँ कोई मटेरियल नहीं है, कोई मीडियम है नहीं, तो जब तक कोई मीडियम नहीं है, और स्पेशली कंडक्टिंग मीडियम होना चाहिए, तभी यहाँ पे करंट हो सकती है। बट एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है कि लूप के थिकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो P1 पॉइंट के लिए बात सही है वो P2 पॉइंट के लिए भी सही होनी चाहिए। बट यहाँ तो सही नहीं आ रही है, यहाँ तो करंट एंटर कर रही है लूप के अंदर, बट यहाँ पे करंट ना एंटर कर रही है ना बाहर निकल रही है, तो इस पॉइंट के लिए एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वाली बात भी सही है कि लूप की थिकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट थ्रेडिंग कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो करंट थ्रेडिंग यहाँ है बट यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल ही नहीं है, दोनों प्लेट्स के बीच में है वैक्यूम। तो ये चीज़ ऑब्जर्व की मैक्सवेल ने, और ये पहचाना कि एम्पियर सर्किट लॉ में कुछ इनकंसिस्टेंसी है, यानी कुछ तो मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ, दैट इज दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है, यानी सिर्फ म्यू नॉट आई नेट नहीं है, यहाँ कुछ और भी होना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन मैक्सवेल ने किया। फिर इस ऑब्जर्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकाला, जो इनकंसिस्टेंसी है इसका आंसर क्या था, ये भी मैक्सवेल ने ही बताया। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताना है। तो मैक्सवेल ने क्या सॉल्यूशन बताया इसका, उन्होंने बोला कि देखो, अगर ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर प्लेट्स है, यहाँ पर करंट आ रही है,
टाइम वेरिंग करंट, यानी जो वायर में इधर कंडक्टिंग वायर है इसमें करंट फ्लो हो रही है, मान लो आई या आई टी मान लो, आई टी का मतलब है टाइम वेरिंग, ठीक है, ये याद रहे टाइम वेरिंग करंट। तो टाइम वेरिंग करंट का मतलब है कि यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है कैपेसिटर प्लेट्स पर वो भी टाइम वेरिंग है, यानी यहाँ जो चार्ज आ रहा है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लो कि क्यू चार्ज आ रहा है, तो क्यू चार्ज अगर आएगा तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है, जैसे लिखते थे ना कैपेसिटर में प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है वो भी टाइम वेरिंग हो जाएगी, बिकॉज सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। तो अगर चार्ज यानी क्यू टाइम वेरिंग है तो सिग्मा भी टाइम वेरिंग होगा, ठीक है। इसको जरा ठीक से लिख लेते हैं, सिग्मा टी विल बी इक्वल टू क्यू टी बाई एरिया ऑफ द प्लेट्स, यानी कि टाइम वेरिंग चार्ज है तो यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ चार्ज है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होगी। और टाइम के साथ साथ इस चार्ज डेंसिटी के चेंज होने की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा टी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमने पहले पढ़ा था। यानी कि जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज सिग्मा इज चेंजिंग विद टाइम, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो चेंज विद टाइम, ठीक। अब अगर यहाँ पर हम एक सरफेस इमेजिन करें, एक सरफेस इमेजिन करें और इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखो इस सरफेस का अगर हम बनाए एरिया वेक्टर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर लिखें ई डॉट ए तो वो कितना आ जाएगा, ई टी इंटू ए कॉस जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा वो आ गया ई टी इंटू ए कॉस जीरो, तो हो गया 1। यहाँ पर हम ई टी की वैल्यू लिख देते हैं सिग्मा टी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, फिर सिग्मा की वैल्यू लिख दो, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सिग्मा की वैल्यू हो गई। एरिया को अगर डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्यू टी बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिला, ठीक है। अगर इस फ्लक्स को देखें तो ये भी टाइम वेरिंग फ्लक्स आ रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यहाँ पे फ्री स्पेस है, कुछ नहीं है, और चार्ज जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी टाइम के साथ साथ चेंज होगा, यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स, इसका फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज अगर निकालें डी ओवर डी टी ऑफ फाई, तो क्या आएगा, देखो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है तो कांस्टेंट है, क्या बचता है डी ओवर डी टी ऑफ क्यू, और ये टाइम का फंक्शन है। डी ओवर डी टी ऑफ क्यू का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का रेट ऑफ फ्लो क्या है, ठीक है। तो चार्ज का जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो होता है करंट, ये होता है करंट, पढ़ा था ना पहले, व्हाट इज करंट, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू ओवर डी टी, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है डी क्यू ओवर डी टी, ये टी तो ये बताने के लिए कि यहाँ जो चार्ज है वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो इस डिस्कशन से हमें क्या मिला, इधर लिख लेते हैं, हाँ, तो हमें मिला डी फाई ओवर डी टी, डी फाई, फाई कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर डी टी, ठीक है, ये मिला। एंड डी क्यू ओवर डी टी इज करंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट आई। अब जरा इस आई पर ध्यान दिया जाए, जो करंट यहाँ पर आया है
इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर, ठीक है। देखो, इस करंट पर ध्यान देने से हमें क्या बात पता चलती है, बहुत ध्यान से समझना। जब हम लिखते हैं I इक्वल टू dq/dt, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, तो याद करो कि dq/dt का मतलब क्या होता था कि एक कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऐसे रैंडम मोशन करते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे हैं, इस एंड से इस एंड जा रहे हैं, यानी कि एक नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल में एक नेट फ्लो ऑफ चार्ज होने से हमें यहाँ पर एक करंट मिलती है, ठीक है। मतलब करंट फ्लो होने के लिए हमें चार्ज कैरियर्स चाहिए, चार्ज कैरियर जो एक से दूसरे एंड पर जा रहे हैं। चार्ज कैरियर क्या होते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर में होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस भी होते हैं। बट जनरली अगर हम कंडक्टिंग वायर यूज करें, जैसे कि कॉपर या एल्यूमिनियम मटेरियल का बना हुआ वायर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं चार्ज कैरियर्स। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मैटर पार्टिकल, यानी कि अगर हमें चार्ज फ्लो कराना है तो हमें वहाँ पे मैटर पार्टिकल चाहिए, यानी कि मैटर चाहिए, बिकॉज चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जब तक मैटर एक से दूसरी जगह नहीं जाएगा तब तक उसकी प्रॉपर्टी भी वहाँ नहीं जाएगी। इट मीन्स मैटर चाहिए, तभी चार्ज का एक से दूसरी जगह फ्लो हो सकता है, चार्ज कैरी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन अब यहाँ पर देखो, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं था, वैक्यूम था, इसीलिए हमने यहाँ पे 1/ε0 लिखा था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर था वैक्यूम, यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं था, और मीडियम नहीं था यानी मैटर पार्टिकल्स नहीं थे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे यानी कि यहाँ पर चार्ज को कैरी करने वाले पार्टिकल, जिनको चार्ज कैरियर कहते हैं, वो यहाँ पे थे ही नहीं। तो जब चार्ज कैरियर थे ही नहीं तो फिर ये करंट कहाँ से आ रही है, ठीक है, बात समझ में आई। करंट का फ्लो तब होता है, करंट का फ्लो मतलब क्या होता है, करंट मतलब होता है चार्ज का फ्लो, सॉरी करंट का फ्लो नहीं, करंट का मतलब होता है चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो का मतलब होता है ट्रांसफर, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है और करंट मिल रही है। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, यहाँ तो वैक्यूम था, तो अगर वैक्यूम था तो ये करंट फिर कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ये कि ये जो करंट है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है या चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है, वो फ्लो होने के लिए हमें मटेरियल चाहिए, और उस करंट को कहा जाता है कंडक्शन करंट, ठीक है। लेकिन ये वाली जो करंट है, इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा रीअरेंज करें तो आती है ε0 d∅/dt, ये इक्वेशन आती है, ठीक है। इस करंट को देखो, ये करंट का जो ओरिजिन है वो चार्ज फ्लो की वजह से नहीं है, यानी कि ये कंडक्शन करंट नहीं है, ये भी करंट है। करंट जैसे डायमेंशंस आएंगे इसके, अगर हम यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला से कैलकुलेट करें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फार्मूला और यहाँ पे फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ पे टाइम का कैलकुलेट करेंगे तो वो करंट का डायमेंशनल फार्मूला आएगा, ठीक है। बट ये करंट इस वाली करंट से डिफरेंट है, जिसको हम कहते हैं कंडक्शन करंट, बिकॉज कंडक्शन करंट का मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल्स यानी कि चार्ज कैरियर्स एक से दूसरी जगह जाने चाहिए, जैसा कि वायर्स में होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, चार्ज कैरियर थे ही नहीं, फिर भी यहाँ पर हमें करंट जैसी एक क्वांटिटी मिली। इट मीन्स ये करंट तो नहीं है एग्जैक्टली जिसको हम करंट पहले बोलते थे, ये उस तरह की चीज़ नहीं है, ये करंट जैसी कोई चीज़ है, क्योंकि इसके डायमेंशंस भी करंट जैसे आ रहे हैं। अभी हमने कैलकुलेट किया था तो dq/dt था, ये उसकी जगह हमने I लिखा, यानी ये करंट तो नहीं है बट ये करंट जैसी एक क्वांटिटी है, और इसका ओरिजिन वो नहीं है जो कंडक्शन करंट का होता है। कंडक्शन करंट के लिए क्या, फिर से रिपीट हो रही वही बात, कंडक्शन करंट के लिए हमें चाहिए ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैरियर्स, बट यहाँ तो कोई चार्ज कैरियर है ही नहीं, फिर भी करंट आ रही है, क्योंकि इसका ओरिजिन है, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंटिन्यूअस चेंज की वजह से ये करंट
अपीयर हो रही है। ठीक है। और पुराने ज़माने में मैक्सवेल ने जब ये पता लगाया था तो उस ज़माने में इलेक्ट्रिक फील्ड को एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम की क्वांटिटी से एक्सप्रेस किया जाता था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अभी अगर बुक्स देखोगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ इस तरह लिखा जाता है, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी। ये पी क्या था? पोलराइजेशन इंड्यूस्ड इन द मटेरियल। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर तुम पढ़ोगे अभी की बुक्स में तो उसमें ये मिलेगा। ठीक है, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। बट अभी हमें इतना, ये हमारे सिलेबस के स्कोप में नहीं है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, बट इतना अभी समझ लो कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम की क्वांटिटी से एक्सप्रेस किया जाता था। तो क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंटिन्यूअस चेंज की वजह से ये करंट आ रही है, इसीलिए इस करंट को नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आता है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये नॉर्मल जो करंट होती है यानी कंडक्शन करंट, जो चार्ज कैरियर्स के मोशन की वजह से आती है, उससे डिफरेंट है। इस करंट के लिए कोई चार्ज कैरियर्स नहीं चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज की वजह से आती है। और अगर हम पीछे जाएं, जो भी डिस्कशन हुआ था उसको वापस लेके जाएं, तो ये जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज, ये क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ जो सिग्मा था वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था। और ये सिग्मा क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज आ रहा था वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था। और वो चार्ज में चेंज हो रहा था, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ जो करंट आ रही थी वो करंट टाइम वेरिंग करंट थी। बात समझ में आई? तो इस तरह से मैक्सवेल ने ये पता लगाया कि यहाँ पर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो कोई करंट नहीं है ऐसा हमें दिख रहा था, वो अगर हम कंडक्शन करंट के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर कोई करंट नहीं है, बट इस कंटिन्यूसली वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से एक करंट है जो कि बिना किसी मीडियम के भी फ्लो हो सकती है। यानी कैपेसिटर प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ पे करंट जैसी एक क्वांटिटी है। तो इससे उनको क्या आइडिया आया कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर कर दिया जाए, कुछ उसमें करेक्शन कर दिया जाए, कुछ ऐड कर दिया जाए, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में जो इनकंसिस्टेंसी थी वो दूर हो जाएगी। तो मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या चेंज किया? एम्पियर सर्किटल लॉ ये था, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट आई नेट। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो आई नेट होगा इसको इन्होंने चेंज किया। इसमें इन्होंने क्या चेंज किया कि आई नेट को इन्होंने बोला कि ये सिर्फ कंडक्शन करंट नहीं होगा बल्कि इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने बनाया था यहाँ पर एक लूप, यहाँ पर उस लूप का एक पार्ट इधर था प्लेट के बाहर और एक पार्ट इधर था प्लेट के अंदर। तो इधर वाले पार्ट के लिए यानी यहाँ P1 पॉइंट लें और यहाँ अगर P2 लें, तो P1 पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज ऐसा कुछ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ वायर में फ्लो होने वाली करंट है। वायर में फ्लो होने वाली करंट का मतलब चार्ज कैरियर्स के मोशन की वजह से जो करंट आती है वो है। यानी P1 पॉइंट के लिए ID यानी डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, सिर्फ कंडक्शन करंट होगा। और P2 पॉइंट के लिए कंडक्शन करंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। बात समझ में आई? क्योंकि P2 पॉइंट जहाँ है वहाँ पे चार्ज कैरियर्स नहीं है, वहाँ मटेरियल ही नहीं है, तो जहाँ पे मैटर नहीं है वहाँ पे चार्ज कैरियर्स भी नहीं होंगे। तो एम्पियर ने इस सर्किटल लॉ को, मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को इस तरह मॉडिफाई किया और ये बताया जहाँ पर फ्री स्पेस होगी और वहाँ पर वायरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो वहाँ पर होगी डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और जहाँ पर कंडक्टिंग वायर है वहाँ पर होगी कंडक्शन करंट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये रहा। अब मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ इसको बोल सकते हैं, इसमें हम बोलेंगे IC प्लस IT। ठीक है, वेयर ID इज हाउ मच, अभी लिखा गया था एप्सिलॉन नॉट d phi e ओवर dt, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो अब अगर इन बातों को कंबाइन करें तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से
भी मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एक करंट कैरिंग वायर अगर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि पता लगाया था किसने किसने पता लगाया था, बायो-सेवर्ट लॉ से पता चला था। करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। बायो-सेवर्ट लॉ से हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, पता किससे चला था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला था कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हो, यानी वायरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो, तो उससे हमें ईएमएफ, और ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो तो करंट फ्लो भी होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हो तो हमें मिलता है करंट, और अगर करंट में चेंज हो तो मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम इन बातों को कंबाइन करें तो हमें क्या मिल जाता है, एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। एक्चुअली आइडिया ज़बरदस्त है, लेकिन तुम पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं कि आज पहली बार सुन रहे हो। हाँ, उसको हम थोड़ा ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इन सारी बातों को कंबाइन करने से हमें क्या पता चला, वायरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलो मैग्नेटिक फ्लक्स लेते हैं पहले। वायरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से हमें मिला ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ का मतलब हुआ, अगर ईएमएफ है तो करंट भी होगा, और ईएमएफ का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, देखो ये रिलेशन है, E इक्वल टू डी वी ओवर डी आर। ये रिलेशन याद होगा, या अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो माइनस डी वी ओवर डी आर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर फील्ड है तो उसका फ्लक्स भी होगा। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, वायरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से मिला वायरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और यू कैन से वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे हमें मिलेगा वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलेगा वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात, वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलेगा वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में अगर चेंज होगा तो करंट में चेंज होगा, और करंट से मिलता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा। यानी वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड से वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो सकता है। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब जो खुद से ही खुद को मेंटेन करता है, किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। ये डिस्कवरी मैक्सवेल ने की, और इसके बाद ये जो 4 इक्वेशंस का सेट था, कौन सी 4 इक्वेशंस, जो हमने अभी लेक्चर के शुरू में लिखी थी। ठीक है, एक तो था गॉस लॉ, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स q नेट। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 0। फिर क्या आ जाता है, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या था, इक्वल टू डी फाई बी ओवर डी टी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उससे हमें ई डॉट डी एल मिलेगा। ई डॉट डी एल का मतलब क्या होता है, देखो ये कहाँ से आया, ई डॉट डी एल, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से आया ना। तो ई डॉट डी एल का मतलब क्या हुआ, ई डॉट डी एल का मतलब हुआ, इसको इधर ले लो, ई डॉट डी एल का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। तो फैराडे लॉ यही बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल में चेंज होगा तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ही लिखा है। हाँ, अगर क्लोज लूप के लिए कर दोगे तो 0 हो जाएगा, बिकॉज क्लोज लूप के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन 0 होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो फैराडेज लॉ में क्या मिला, डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। और चौथा क्या था, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट
आई सी प्लस आई डी। अगर हम आई डी की वैल्यू लिख देते हैं तो आ जाता है म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। ठीक है, तो ये जो चार इक्वेशंस हैं इनको मैक्सवेल के डिस्कवरी के बाद में कहा जाने लगा मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अब मज़ेदार बात है कि इनमें से मैक्सवेल का अपना इक्वेशन कोई भी नहीं है। ये गॉस का इक्वेशन है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये फैराडेज लॉ, ये एम्पियर सर्किटल लॉ। इनमें से एक भी मैक्सवेल का इक्वेशन नहीं है। इन्होंने सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कवर किया और यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ को इन्होंने मॉडिफाई किया। तो इसीलिए इसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहा जाता है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, एम्पियर का तो इतना था म्यू नॉट आई नेट। अब वो आई नेट में डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा, ये मैक्सवेल का आइडिया था उनकी डिस्कवरी की। बट फिर भी इन चार इक्वेशंस को बोला जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्योंकि इस थ्योरी के आने के बाद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी शुरू हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? आज तुम जितना भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, यानी हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही पॉसिबल है। यानी जो कम्युनिकेशन में वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है मोबाइल का, टीवी का, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो थ्योरी डेवलप हुई उसकी बिगिनिंग यहाँ से हुई, मैक्सवेल की डिस्कवरी से। इसीलिए इन चार इक्वेशंस के सेट को मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? जो वायरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से अपीयर होती है। ठीक है, और ये बात याद रहे कि वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड जहाँ होगा वहाँ वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहाँ वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी एक साइकिल जैसा बन जाएगा, एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो आगे का डिस्कशन जब हम करेंगे तो पता चलेगा ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम से और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फिलहाल ये चार इक्वेशंस है। फैंटास्टिक फोर एक मूवी आई थी, चार सुपर हीरोज थे, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास चार इक्वेशंस हैं और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी से इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो। केवल इन चार इक्वेशंस को एक जगह कंबाइन कर दिया और उनका एप्लीकेशन किया तो इन चार इक्वेशंस का नाम हो गया मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो कभी कभी डिस्कवरी अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है जितना कि उसका एप्लीकेशन, जैसे कि मैक्सवेल ने किया। ये इक्वेशंस ऑलरेडी थी पहले से, बट इनका इतना इम्पैक्ट करने वाला जो एप्लीकेशन था वो मैक्सवेल ने किया, इसीलिए इन इक्वेशंस को मैक्सवेल इक्वेशंस कहा जाने लगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक, आगे का डिस्कशन आगे की क्लास में होगा। ठीक है, इन इक्वेशंस को लिखते समय ये ध्यान रखना, यहाँ पे अगर तुम क्लोज लूप के लिए लोगे तो इधर 0 लिखोगे, क्लोज नहीं है तो d5 ओवर dt करोगे। इस इक्वेशन से भी देखो वही बात पता चलती है, वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड से वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पता चल रहा है, ये है वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इससे मिलेगा हमें वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि EMF मिलेगा। और यहाँ देखो वायरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वायरिंग है मतलब फील्ड वायरिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वायरिंग है तो उसमें मिलता है B.dl, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैरी करेगा। ठीक है, चलो अटेंडेंस